स्पीकरच्या विषयावर माझी लक्षवेधी सदनामध्ये होती. त्या प्रश्नावर उत्तर देत असताना माननीय गृहमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लव जिहादच्या विरोधामध्ये कायदा आणण्याच्या संदर्भात राज्य सरकार वेगवेगळ्या या संदर्भातल्या कायद्यांचा अभ्यास करून कायदा आणण्यासंदर्भात विचार करेल आणि विचार करते अशा प्रकारचं त्यांनी उत्तर दिलं. त्याचबरोबर श्रद्धा वालकरने जी तक्रार केली होती ती तक्रार अर्ज तिने परत मागे घेतला होता. त्या संदर्भात काही राजकीय दबाव पोलिसांवर त्यावेळेला होता का याची पण चौकशी येणाऱ्या काळात राज्य सरकार करेल असं आज माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात माझ्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितलं. अतुल जी, हिंदी में बताया आपने जो सदन में श्रद्धा वालकर का मुद्दा उठाया, साथ में लव जिहाद पे भी कुछ चर्चा हुई सदन में, क्या हुआ? नहीं, श्रद्धा वालकर को लेकर आज कॉलिंग अटेंशन था और उस प्रश्न के जवाब में माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने दो स्पेसिफिक जवाब दिए कि राज्य के अन्य क्षेत्रों का लव जिहाद के कानून का अभ्यास कर और महाराष्ट्र में भी कई जिलों में इस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, ये ध्यान में रखते हुए सभी कानूनों का अध्ययन करके आवश्यक है तो महाराष्ट्र में भी लव जिहाद का कानून लाने के बारे में राज्य सरकार गंभीरता से सोच रही है. आज सभागृहामध्ये सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर जी यांनी जी लक्षवेधी मांडली, या देशाला एका अर्थाने शर्मेने मान खाली घालायला लावेल अशा पद्धतीने श्रद्धा वालकर या एका भगिनीचे तुकडे तुकडे करून खून करण्यात आला आणि आरोपी आफ्ताब या सगळ्या प्रकरणाची दिल्ली पोलीस चौकशी करत असली तरी सदर विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना मी अशी भूमिका मांडली की ज्या पद्धतीचा घटनाक्रम आहे तो घटनाक्रम हे स्पष्ट करतो की या प्रकरणाची अतिशय सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. याचं कारण स्वतः सरकारने दिलेल्या उत्तरामध्ये सरकारने कबूल केलंय 23 नोव्हेंबरला त्या दिवशी तिची मारहाण झाली होती. तिची मारहाण ज्या वेळेला झाली होती हे ज्या वेळेला पोलीस कबूल करतात उत्तरामध्ये त्यावेळेला त्या सरकारनेही कबूल केलं. तर याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय निर्भया सिंग आणि शक्ती या कायद्यानुसार सेटलमेंटला स्कोपच राहत नाही, चर्चाच राहत नाही. आणि त्यामुळे मी मागणी केली की याचा अर्थ जी भीती सन्माननीय अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केली यात राजकीय हस्तक्षेप आहे हे स्पष्ट होतंय. नंबर 1. नंबर 2, 1 महिना दिरंगाई त्या तक्रारीनंतर तिची तक्रार मागे घेण्याच्या समजुतीच्या प्रकरणात 1 महिन्याची दिरंगाई आहे. आणि नंबर 3, प्रत्यक्ष अर्ज मागे घेण्याच्या त्या जबाबामध्ये ज्या तारखा डिसेंबर 19 तारखेच्या लिहिल्या आहेत त्याच्यात खाडाखोड आहे. याचा अर्थ तक्रार मागे घेणाऱ्या जबाबामध्ये खाडाखोड, 1 महिन्याची दिरंगाई आणि प्रत्यक्षामध्ये जे प्रकरण समजूतदारीचं असूच शकत नाही, गुन्हा रजिस्टर करणारच आहे त्यामध्ये सेटलमेंट. त्यामुळे याची व्याप्ती मोठी आहे आणि म्हणून विशेष अधिकाऱ्यांची पथक चौकशीसाठी नियुक्त करावा अशी मागणी मी केली. त्यावर माननीय गृहमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी अशी विशेष पथक चौकशीसाठी नेमली जाईल. कालबद्ध पद्धतीने त्या चौकशीचा रिपोर्ट हा या सदनासमोर येणाऱ्या पुढच्या अधिवेशनासमोर मांडला जाईल. या पद्धतीचं उत्तर दिलं. आमचं तर मतच आहे राजकीय हस्तक्षेप या प्रकरणात आहे. याचं कारण तत्कालीन उद्धव ठाकरेजींच्या सरकारमधल्या घडलेल्या गोष्टी हे त्याला बळ देणार आहे. विशिष्ट समाजावर, हिंदू समाजावर ज्या वेळेला अशा पद्धतीच्या किंवा राष्ट्रीय मुद्द्यांवरच्या गुन्हे समोर आले त्यावेळेला तत्कालीन सरकारने गुन्हा रजिस्टर न करणं किंवा दिरंगाई करणं किंवा समाजाची मागणी मान्य न करणं
या पद्धतीची उदाहरणं स्पष्ट दिसतात, ज्यामध्ये पालघरमध्ये साधूंचं हत्याकांड झाल्यानंतर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने ती केस सीबीआयला न देणं, महक प्रभू नावाच्या एका भगिनीने महिलेने त्या ठिकाणी फ्री काश्मीर ही देशविरोधी एका अर्थाने भूमिका घेतल्यानंतर तिच्यावर FIR न करणं आणि बरोबरीनेच शर्जील उस्मानी दिल्लीवरून आला आणि हिंदू सडक्या मनोवृत्तीच्या आहेत या पद्धतीचं भाषण केल्यानंतर सुद्धा त्यावर FIR न होणं, या पूर्व घटना स्पष्ट करतात की तत्कालीन सरकारच्या काळामध्ये हिंदू किंवा हिंदूवरच्या अन्यायाच्या बाबतीत तक्रारी रजिस्टर न करण्याची परंपरा आहे आणि त्यामुळे याच्यात राजकीय हस्तक्षेप आहे असा आमचा दावा आहे. बड़ा आज सदन में सम्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर जी ने एक कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव किया और उसमें पूरा देश जिस घटना से शर्म के मारे उसकी गर्दन झुक जाए इस प्रकार का मर्डर, ये श्रद्धा वालकर इस बहन का आफ्ताब नाम के आरोपी ने किया और उस विषय पर जो लक्ष्यवेधी कॉलिंग अटेंशन था उस पर मैंने सदन में सवाल उठाया और मैंने मांग की इसमें कहीं ना कहीं राजकीय हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तब के उद्धव ठाकरे सरकार का दिखता है, क्योंकि सदन में जो रिप्लाई दिया गया उस रिप्लाई में स्पष्ट किया गया है कि 23 नवंबर को श्रद्धा वालकर को मारपीट हुई थी. ये प्रश्नांकित नहीं है. ये जब मारपीट हुई थी तब उसके बाद कोई मौका ही नहीं बचता कि FIR रजिस्टर ही करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, निर्भया का जजमेंट है, शक्ति कानून है, बावजूद उसके तत्कालीन पुलिस के डिपार्टमेंट ने इसमें सेटलमेंट की बातें की है. उसमें राजकीय दबाव क्यों था? हमने इस बात को भी सदन में उजागर किया है कि सेटलमेंट वाला यह प्रकरण नहीं था, इस पे FIR तभी भी होना चाहिए था, नहीं हुआ. नंबर 2, 1 महीना सेटलमेंट की बातचीत चली है. नंबर 3, सेटलमेंट के लिए जो स्टेटमेंट लिया गया उस स्टेटमेंट में भी तारीख लिखते समय कहीं ना कहीं वहां पर ओवर राइटिंग किया गया है. ये तीनों चीजें स्पष्ट करती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ पुलिस पर दबाव था या पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी और उसकी जांच करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का यानी पथक नियुक्त किया जाए. और उस प्रकार की हमारी मांग माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने मान्य कर ली और विशेष स्पेशल ऑफिसर्स का स्क्वाड इस पर इंक्वायरी करेगी और अगले सदन के पहले इसका रिपोर्ट देगी. Can I take one interview please on this? Two questions. मेरा एक लक्ष्यवेधी है, मैं देखे जो इफ यू डोंट माइंड. अरे सर क्या बात है. एक छोटा सा नहीं मेरा लक्ष्यवेधी है. ज्या प्रकारे निवडणुकीचे रिझल्ट येत आहेत, आमची खात्री आहे की जवळजवळ 4,300 7,000च्या आसपासच्या ग्रामपंचायती आहेत. त्याच्यापैकी भाजप आणि शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालची बाळासाहेबांची शिवसेना 4,300पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीमध्ये यश मिळवेल. या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या चिन्हावर होत नसतात आणि त्याच्यामुळे अनेक लोक चुकीचे जे दावे करतात. मागच्या वेळेला सुद्धा आम्ही दाखवून दिलेलं होतं की जेवढा दावा करण्यात आला त्याचे दुप्पट आमचे सरपंच निवडून आलेले होते आणि भाजपचे सुद्धा आलेले होते. पुन्हा एकदा आम्ही सिद्ध करून दाखवू. आज विधानसभेमध्ये जे कामकाज सुरू आहे त्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं आहे की विदर्भाचं जे अधिवेशन असतं, नागपूरचं जे अधिवेशन असतं, हे विदर्भाच्या जनतेला न्याय मिळावा या दृष्टीने फार महत्त्वाचं असतं. आणि अशा वेळेला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे अधिवेशनाचं कामकाज पूर्ण वेळ चालावं अशी शासनाची इच्छा आहे. आणि त्याच्यासाठी जर असं चाललं नाही तर जे निर्णय घ्यायचे असतात सरकारला, विशेषतः विदर्भाच्या संदर्भात, त्याला सुद्धा कुठेतरी बाधा निर्माण होते. त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे सरकारच्या वतीने की जे काय करायचे चर्चेच्या माध्यमातून करा,
जेणेकरून लोकांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाही. आज सुद्धा सकाळच्या वेळेला विधानसभेचं काम काही काळ बंद पडलेलं होतं. विधान परिषदेचं काम तर एका क्षुल्लक गोष्टीसाठी काय झालेलं होतं की 75 सालामध्ये अनेक अतिक्रमणं नागपूर शहरामध्ये झालेली होती आणि तत्कालीन शासनाने GR काढून ही सगळी नियमित केलेली होती. एकंदर 35 प्रकरणं होती. त्याच्यामध्ये 34 लोकांकडून पैसे भरून घेण्यात आलेले होते आणि NITने एक प्रकरण रोखून धरलेलं होतं आणि मग त्याच्यामध्ये सर्वांना समान न्याय देणं ही भूमिका कुठेही चुकीची नव्हती. याच्यामध्ये कोर्टामध्ये कुठलेही कोर्टाचे आदेश प्राप्त झालेले नव्हते किंवा कोर्टाने कुठली कमिटी नेमल्याचं सुद्धा निदर्शनाला आणून देण्यात आलेलं नव्हतं. ज्यावेळेला कोर्टाने अशी समिती नेमली असं निदर्शनाला आणल्यानंतर हा सुद्धा निर्णय हा त्या ठिकाणी रद्द करण्यात आला आणि जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो कोर्टाला ते पूर्ण अधिकार असतात निर्णय घेण्याचे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी गोंधळ निर्माण करायचा योग्य असं उत्तर माननीय आमचे डेप्युटी CM आदरणीय फडणवीस साहेब यांनी दिलेला आहे आणि याच्या पलीकडे सुद्धा जो गैरसमज निर्माण केला जातो त्याचं लोकांना त्याची माहिती मिळावी म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की जो निर्णय तत्कालीन शासनाने घेतला त्यावेळेला हे जे एकंदर मॅटर आहे 2075 सालातलं होतं आणि कागदोपत्री 2081मध्ये NITने ही जमीन ताब्यात घेतलेली होती परंतु प्रत्यक्षात ताबा NITचा कधीही नव्हता आणि त्याच्यामुळे तत्कालीन जे मालक होते त्यांनी जमिनीची विक्री केलेली होती आणि त्याच्यानंतर हे प्रकरण शासनाकडे आलं आणि त्याच्यानंतर 2007मध्ये गुंठेवारीचा निर्णय झालेला होता आणि ह्या निर्णयाप्रमाणे त्याच अनुषंगाने जे निर्णय घेण्यात आले होते त्या 35 प्लॉटपैकी हा एक प्लॉट होता ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे सर्वांना समान न्याय देणं हे जर चुकीचं असेल तर आता त्या सरकारने हे सुद्धा जाहीर केलं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गुंठेवारी पद्धतीने जमिनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण झालेलं आहे त्या सर्वसामान्य लोकांना दिल्या जातील. हे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारं सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकरणामध्ये लोकांच्या समोर चुकीचं चित्र नेण्याचा जो प्रयत्न विरोधकातून चाललेला आहे हा पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि ह्याच्यासाठी सर्व डॉक्युमेंट हे आमच्याकडे देखिए, आज एक हाउस में कॉलिंग अटेंशन आया था हाउस में एक कॉलिंग अटेंशन आया था जिसमें श्रद्धा के बारे में बात हुई. ये सब देश के तमाम लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि श्रद्धा की जिस तरह हत्या की गई ना तो आफ्ताब के 35 नहीं 70 टुकड़े किए जाए और तुरंत किए जाए. ये बिल्कुल माफी लायक नहीं है परंतु इसको किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है. अगर मैं कहूँ कि मेरठ के अंदर एक मुस्लिम आदमी था और एक नॉन मुस्लिम हिंदू लेडी थी, उसने टुकड़े किया मुसलमान के और बैग में भर के ले जा रही थी, स्टेशन पे पकड़ी गई. तो ये हर धर्म में हर समय में अच्छे लोग भी हैं खराब लोग भी हैं, लेकिन इसको लव जिहाद कहकर जिहाद के नाम को ये लोग ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में मुस्लिम हिंदू के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है. अभी पिछले दिनों नीतीश रानी ने बहुत चिल्लाया था, ये यहाँ का मामला था अमरावती ज़िले का. वहाँ पे अमरावती के पास एक लड़का था जिसका नाम था इरफान और लड़की थी खुशबू. इरफान ड्राइवर था जो 9th क्लास पढ़ा हुआ है, खुशबू लड़की है जो BSc पढ़ी हुई. मैं इसकी तह तक गया हूँ, सच्चाई सबको मालूम है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है. खुशबू लड़की हिंदू थी, इमरान मुस्लिम था, दोनों में 5 सालों से आना जाना था, 5 सालों से मोहब्बत थी और ये कोई नई बात नहीं है. हज़ारों मुस्लिम लड़कियाँ हिंदुओं से शादी की, मैं नाम गिना सकता हूँ. हज़ारों हिंदुओं ने मुस्लिम से, मुस्लिमों ने हिंदुओं शादी किया है. 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं जाकर शादी कर सकता है. तो ये 5 साल तक मोहब्बत थी. लड़की भी लड़के घर आती थी, लड़का भी लड़के घर जाता था. लेकिन जिस दिन इन्होंने शादी किया और
समाज के वो लोग जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं वो आज बहुत दंदनाते फिर रहे हैं, पूरे देश में जो चाहे कर लेते हैं। वो लोग उस लड़के के घर पे गए और लड़के के बाप को, भाई को दबाव डाला कि बुलाओ उनको वहाँ से। वो बुलाए गए तो लड़की को ये दबाव डाल दिया गया कि तुम ये कह दो कि ये लड़का हिंदू बन के शादी किया है, मैं नहीं जानता कि ये मुसलमान है। और ये मामला इतना उठाया गया। सच्चाई अगर मालूम की जाए तो ये गलत बात है। ये इस तरह की बातें लाकर हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लव जिहाद जो लफ्ज़ है, मैंने कहा उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि लव जिहाद पर मैं आपको कई 100 किताबें दे सकता हूँ। जिहाद के ऊपर, लव जिहाद नहीं, जिहाद के ऊपर कई किताबें दे सकता हूँ। और जिहाद इज ए वेरी रिस्पेक्टेड लव। आप इसको इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए। पूरे देश में मैं मीडिया से पूछता हूँ कि कौन सा संगठन है या कौन सा मुसलमानों का संगठन है जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहता हो आओ हिंदू की लड़कियों से शादी करो, इनको मुसलमान बनाओ। मुझे एक दिखा दो, लेकिन मैं आपको एक नहीं 50 जगह दिखाऊंगा कि एक समुदाय के लोग खुलेआम कहते हैं कि हम 2100 जोड़े मुस्लिम लड़कियों के बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, इनको हम हिंदू बनाएंगे और जो करेगा उसको 2000 रुपया दें, 2 लाख रुपया देंगे। खुलेआम कह रहे हैं। उसके बाद बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है। इस तरह की चीजें लाकर हिंदू मुस्लिम को टकराव करने की कोशिश की जा रही है। अभी आज भी मैं कहूँ कि नाजिया आरिफ शेख 16 साल उम्र उसकी है, वैभव किशन राव के ऊपर कंप्लेन है। यह है चंदूर रेलवे में अमरावती में 28/5/22 से कंप्लेन हुई है। आज तक लड़की नहीं मिली। लड़के को लाने के लिए कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा है। लेकिन अगर यही लड़की हिंदू होती और लड़का मुस्लिम होता तो लोग जाकर पुलिस स्टेशन में बैठते, लड़के के घर वालों को मारते और एक दिन में हाजिर करा देते। लेकिन आज ये गरीब है और माइनॉरिटी के लोग हैं, बेसहारा हैं। इसकी लड़की को 28/5/22 से आज तक हाजिर नहीं किया जा रहा है। दूसरा मामला सुमैया 15 साल की लड़की, विपिन जायसवाल के ऊपर कंप्लेन है। 14/5/21 से मानखुर्द पुलिस स्टेशन मुंबई में लड़की गायब है और ये कहा जा रहा है, लड़के के घर वाले कहते हैं कि लड़का किसी कंपनी में काम करने गया है। क्या हम किराया देते हैं आपको, लड़के को बुला दो, हमारे खर्चे में बुला दो। अगर लड़का लड़की को नहीं लेकर गया है, जिस दिन से लड़की गायब है उस दिन से लड़का भी गायब है। लेकिन आज ये हो गया 14 मई 2021 से गायब, आज तक लड़की को हाजिर नहीं किया गया। लेकिन किसी को इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये समुदाय, अगर ये लड़की हिंदू की होती तो 3 दिन में मसला हल हो जाता। ये इस देश में हो रहा है। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। लव जिहाद नाम की कोई कमेटी नहीं है। ये जबरदस्ती हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इन चीजों को खत्म किया जाए। अब एक कमेटी बनने जा रही है जो इनको सुपरवाइज करेगी, चेक करेगी कौन सा क्या है। देखिए 18 साल की उम्र के बाद कोई भी शादी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कर रहा है। जो श्रद्धा का मामला था वो शादी ब्याह का मामला नहीं था, वो लिविंग रिलेशन का मामला था। श्रद्धा बगैर शादी के उनके साथ रहती थी, जो 18 साल की उम्र के बाद अलाउ है कि वो किसी के साथ रह सकता है। इसको लव जिहाद कह करके लोगों को दिशा भूल करना और आपस में भाईचारे को खत्म करना, मैं समझता हूँ ये इस देश में नफरत फैलाकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, इसका सहारा लेकर अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा ना, देश में कानून बना हुआ है, देश में कानून है, उस कानून को लागू कर दो अच्छी तरह से। उस कानून में किसी मंत्री, किसी सोचफुल आदमी के दबाव से कोई कंप्लेन ना हो, कुछ ना हो, इंसाफ अगर हो जाएगा, मैं समझता हूँ देश का कानून, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून बनाया हुआ बहुत काफी है। अगर एक कमेटी बनाई जा रही है तो लिख लो क्या इस कमेटी में होगा। इस कमेटी में यह होगा कि अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया तो उसको बहुत जबरदस्त उसको तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम शादी कर दिया उसको इनाम दिया जाएगा और ये पर्दे के पीछे होगा। ये तो अच्छा है ना, कमेटी बनी, सरकार ने कमेटी बनाई है उनकी सुरक्षा के लिए। फिर आप किसकी सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम सुरक्षा के लिए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कोई कमेटी नहीं बनती। इसको मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे मत बताइए। आप ये कमेटी जो बनी है ना, इसमें अगर कोई मुसलमान लड़की से शादी कर देगा तो उसमें कुछ नहीं होगा जो होना। और अगर किसी हिंदू ने मुसलमान से शादी कर दिया ना, उसको सब मदद दी जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। कमेटी अगर बन रही है ना, ये धार्मिक कमेटी है, इसमें धार्मिक लोगों को लीजिए, हर जात धर्म के लोगों को लीजिए और इंसाफ कीजिए सबके साथ। मैं समझता हूँ मैं इस कमेटी का वेलकम करूंगा। उन्होंने बोला ही तो नहीं जब कि ये सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आपकी भूमिका क्या है? महाविकास आघाड़ी सरकार अभी अपने वक्तव्य में बोला कि 50 हिंदू संगठन जो है जो बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी को हम इनाम देंगे,
मैं क्या नाम बताऊं? मैं नाम फैला के नफरत नहीं करना चाहता हूं। और मैं आप जानते हैं अच्छी तरह, मीडिया के लोग हैं, आप उन्होंने अलीगढ़ में मंच लगाया और धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने कबाड़ी लोग आगरा में बैठे थे, उनको ले जाकर के जबरदस्ती कर दिया कि ये हिंदू हो गए। ये रोज कर रहे हैं, ये रोज कर रहे हैं। देश में कानून है ये, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं किया जा सकता। और ये रोज हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और उनको धर्म परिवर्तन करो। लेकिन मैं पूरे मजमे के साथ कहता हूं कि एक भी मुसलमान कमेटी दिखा दो जो कहता हो हिंदू लड़की को लाओ मुसलमान बनाओ, तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। श्रद्धा वालकर और आफ्ताब केस में लव जिहाद कैसे होता है और हिंदू मुस्लिम कैसे होता है ये बताइए, क्योंकि वो आफ्ताब जो है इज अ पारसी, इज नॉट पारसी, इज बोरी, इज बोरी। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम को बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी। अच्छा, जो अरेंज मैरिज होती है, क्या वहां नहीं लड़कियां जलाई जा रही है? वहां भी लड़कियां जलाई जा रही है, वहां भी कुछ हो रहा है। समाज के लोगों को जो है आज जो एकदम बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर पे चले गए ना, माँ बाप समाज उनको जरा समझाना चाहिए कि भाई इस समाज में वही शादी करो, बगैर शादीशुदा के किसी के साथ मत रहो। तो ये तो हमारा भारतवर्ष का जो है कल्चर रहा है, उस कल्चर को आम करना चाहिए हमें। हाँ, क्या पूछे भाई आप रिजर्वेशन पे? मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपकी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका यह है कि कांग्रेस और एनसीपी ने ऐलान किया था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन नौकरी में दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में रहने के बाद भी नहीं दी। और हमारे लक्षवेदी के जवाब में मिस्टर नवाब मलिक ने कह दिया कि हम रिजर्वेशन मुसलमानों को दे ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक पार्लियामेंट में वहां पे अमेंडमेंट नहीं होगा, कोटा नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा सवाल था कि फिर कांग्रेस एनसीपी क्या जाहिल थी उस वक्त? क्या पढ़े लिखे लिए उनके पास नहीं थे जब उन्होंने इसको लाया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? इसका मतलब है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते। सत्ता में थे तो नहीं दिया, अब सत्ता में नहीं है तो आप इधर आंदोलन भी कर सकते हैं कि भाई बीजेपी से मांग भी कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है।